हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सेकंड टाइप पढ़ने जा रहे हैं, SN2 रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको SN1 मैकेनिज्म डिटेल में समझाया था। आज हम लोग SN2 मैकेनिज्म को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा एक रिवीजन करते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वह है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को समझाने के लिए मैंने जो एग्जाम्पल लिया था लास्ट लेक्चर में वह था हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड बाय एक्वस क्यूएच। यानी कि अगर हम एक्वस क्यूएच से किसी अल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराएं, वह एक हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और इसी रिएक्शन को कंसिडर करते हुए हम SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म को डिटेल में समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो लास्ट में मैंने आपको यह बताया था कि जो SN1 रिएक्शन है या SN1 मैकेनिज्म है, ये SN1 मैकेनिज्म देता है कौन? ये देता है टर्शरी अल्किल हैलाइड। जब हम किसी टर्शरी अल्किल हैलाइड का एक्वस क्यूएच से रिएक्शन कराते हैं तो ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो अप करता है। कैसे होता है लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। तो SN2 रिएक्शन या SN2 मैकेनिज्म कौन देता है? ये देता है हमारा प्राइमरी अल्किल हैलाइड। जब हम प्राइमरी अल्किल हैलाइड का एक्वस क्यूएच से रिएक्शन कराएंगे तो जो मैकेनिज्म ये फॉलो अप करेगा वो होगा हमारा SN2 रिएक्शन। SN1 का फुल फॉर्म क्या है? SN1 होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी जिसकी 1 हो। SN2 रिएक्शन का क्या मतलब है? बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो। तो अब हम लोग सारा फोकस करेंगे SN2 मैकेनिज्म पे। जब कोई प्राइमरी अल्किल हैलाइड एक्वस पोटाश से रिएक्शन करेगा तो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। और चलो सीखते हैं कैसे SN2 रिएक्शन या SN2 मैकेनिज्म होता है। तो पहले एक केमिकल रिएक्शन लिख लिया जाए जो प्राइमरी अल्किल हैलाइड को एसोसिएट करता है। तो आज जरा देखते हैं। एक रिएक्शन में ले रहा हूं मीथिल ब्रोमाइड प्लस एक्वस KOH। इट गिव्स मीथिल एल्कोहल प्लस जो बाई प्रोडक्ट के रूप में बना वह है हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड या KBr। ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड और ये हो गया हमारा एक्वस पोटाश। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म सिंगल स्टेप में गवर्न होती है। केवल एक स्टेप में ये पूरा मैकेनिज्म हम लोग समझेंगे। तो और जरा देखते हैं। पहली चीज, जो यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट है KOH, ये कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? ये ब्रेक करेगा K प्लस और OH माइनस में। यहाँ पे OH माइनस इट विल एक्ट लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। हमारा जो मेजर रिएक्टेंट है, मेजर रिएक्टेंट कौन है? वह है हमारा अल्किल हैलाइड, प्राइमरी अल्किल हैलाइड। इस प्राइमरी अल्किल हैलाइड का ये रहा बॉन्डेड स्ट्रक्चर, ठीक है, पूरा ओपन स्ट्रक्चर इसको हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर देखते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ निरंतर अट्रैक्ट किया रहता है, जिसके कारण इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और इस कार्बन के ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है इस रिएक्शन सेंटर यानी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे डायरेक्टली अटैक करना चाहता है और रिएक्शन को शुरू करना चाहता है। लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पे। वह दिक्कत क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल कभी भी सामने से इस साइड से अटैक नहीं कर पाएगा। रीजन क्या है? इसके ऊपर भी माइनस चार्ज है, इसके ऊपर भी माइनस चार्ज है। तो जब भी ये अटैक करेगा इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, हमेशा वो बैक साइड से अटैक करेगा क्योंकि ये हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, ये डायरेक्टली अटैक कर लेगा। क्यों डायरेक्टली अटैक कर लेगा? क्योंकि ये चारों तरफ से बड़े बड़े बल्कियर अल्किल ग्रुप से घिरा हुआ नहीं है, हाइड्रोजन एटम्स है, साइज छोटी है, स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई भी कंसेप्ट यहाँ पर नहीं लगेगा। ये डायरेक्टली अटैक किया। तो जब डायरेक्टली अटैक किया तो क्या आगे होता है? और जरा देखा जाए, एक इंटरमीडिएट स्टेप हमारा बनने जा रहा है जो बहुत ही कम समय के लिए बनता है और हाई अनस्टेबल होता है। तो वो इंटरमीडिएट स्टेप कैसे बनेगा? देखो, पहले से इस प्राइमरी अल्किल हैलाइड पर 3 हाइड्रोजन हमारे जुड़े हुए थे। एक तरफ से ब्रोमीन हाइड्रोजन के रूप में जुड़ा हुआ था। कुछ समय के लिए जो न्यूक्लियोफाइल OH माइनस अटैक किया है वो यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। ठीक,
इन दोनों के ऊपर इस समय निगेटिव चार्जेस अपीयर हैं। ये स्टेबल नहीं है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पे जो 5 हम लोग बॉन्ड के स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं, यह हाईली अनस्टेबल स्टेज है, इसीलिए इन दोनों को डॉटेड लाइन से बनाया है। ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तुरंत, अभी ये टूटने जा रहा है। तो ये जो हमारा एक इंटरमीडिएट स्टेट बन रहा है, इस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनरेट होते हैं जो बोर्ड के लेवल पर, नीट के लेवल पर और जेई के लेवल पर सब जगह पूछे जाते हैं। तो इस इंटरमीडिएट स्टेज को एक नाम दिया गया है, इसको कहते हैं, इट इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना कि किस मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, यह है हमारा SN2 मैकेनिज्म। अब थोड़े समय के बाद क्या होता है, जैसे ही ये स्टेट बनता है तुरंत ये अपने स्टेबिलिटी को रीगेन करने के लिए ये OH माइनस Br को रिपेल करके निकाल देता है। तो देखो भाई क्या प्रोडक्ट हमारा बनता है, ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पर पहले से मौजूद थे वो वैसे ही है, और यहाँ पर मैंने OH को जो लगाया था ये हो गया। जो ब्रोमाइड आयन यहाँ से ब्रेक करके निकला, ये रहा हुआ ब्रोमाइड आयन जो एक एनाइन के रूप में यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है। अब जरा देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस यहाँ पे हमको नजर आ रहे हैं। जो अल्केन हैलाइड था इसमें ब्रोमीन हमारे राइट साइड में जुड़ा हुआ था, जो अल्कोहल हमारा बना है इसमें OH हमारा लेफ्ट साइड में, यानी जो मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन है, जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है वो 180 डिग्री पर उलट गई, एकदम लेफ्ट राइट से एकदम लेफ्ट साइड में आ गया। तो ये जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का इन्वर्जन है, इन्वर्जन जो रोटेशन है 180 डिग्री पर, ये काफी महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है, इसको कहा जाता है, दिस वन इज नोन एज वॉल्डेन्स इन्वर्जन। तो भाई सब लोग इसको नोट कर लेना जरूर से, ये काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज वॉल्डेन इन्वर्जन, बाय विच मैकेनिज्म वॉल्डेन इन्वर्जन टेक्स प्लेस, इन विच मैकेनिज्म वॉल्डेन इन्वर्जन इज सीन, ये है हमारा SN2 मैकेनिज्म। क्यों इन्वर्जन कर रहे हैं, 180 डिग्री पर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री इन्वर्ट हो गई है या रिवर्स हो गई है, वॉल्डेन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वॉल्डेन्स इन्वर्जन। एक इंपॉर्टेंट चीज हो गया। आगे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। तो जो अल्किल हैलाइड है इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, जो ट्रांजिशन स्टेट हम देख रहे हैं 3 ही कंप्लीट बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और जो अल्कोहल हमारा बना फिर से 4 बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो जाएगा sp3। अगेन नीट जेई लेवल के क्वेश्चन या बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस टेक्स प्लेस इन SN2 मैकेनिज्म या वॉल्डेन इन्वर्जन। तो हम देख सकते हैं ये हाइब्रिडाइजेशन चेंज है sp3 से sp2 देन अगेन sp3। और विच टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन दिस वॉल्डेन्स इन्वर्जन। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर फिर से sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री हो जाएगा अगेन टेट्राहेड्रल। तो एक क्वेश्चन और हमारा यहाँ पे तैयार हुआ, विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस ऑकर्स इन SN2 मैकेनिज्म। तो टेट्राहेड्रल से ट्राइगोनल प्लेनर अगेन टेट्राहेड्रल। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में या कंपटीशंस में आते हैं। एक और चीज हम बताना चाहेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपके एनसीईआरटी में या टेक्स्ट बुक में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जरूर मिलेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक कर रहा है, तो डायरेक्टली अटैक करने के लिए इट शुड नॉट फील एनी टाइप ऑफ हिंड्रेंस। तो अगर ये जो पॉजिटिव कार्बन है ये चारों तरफ से अल्किल ग्रुप से सराउंडेड होगा तो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाएगा। तो कॉमन सेंस है कि प्राइमरी अल्किल हैलाइड पर वो डायरेक्टली आसानी से तेज अटैक कर लेगा, और जैसे जैसे अल्किल ग्रुप बढ़ता जाएगा इसके अटैक करने की पावर घटती जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव अल्किल हैलाइड इसमें किसको कंसीडर करेंगे, जहां पर न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक कर रहा है। तो SN2 के अकॉर्डिंग प्राइमरी अल्किल हैलाइड will be
मोस्टली एक्टिव, और इसके बाद जो होगा वो होगा तो हमारा सेकेंडरी एल्केल हैलाइड, और उसके बाद होगा टर्शियरी एल्केल हैलाइड। ये क्वेश्चन हमारा ये होगा। जितने क्वेश्चन बनते हैं सब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम या कंपटीशन में आपको नहीं मिलेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज और, क्या वॉल्डेन इन्वर्जन ऑप्टिकल इन्वर्जन है? वॉल्डेन इन्वर्जन को क्यों बताया गया था? रीजन था कि भाई मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री 180 डिग्री पर इन्वर्ट हो रही है। ऑप्टिकल इन्वर्जन किसको कहते हैं? ऑप्टिकल इन्वर्जन कहते हैं किसी डेक्स्ट्रो कंपाउंड का लीवो कंपाउंड में कन्वर्जन, या लीवो का डेक्स्ट्रो में कन्वर्जन। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी आप जानते होंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के पार्ट हैं। तो ये वॉल्डेन इन्वर्जन जो मैंने अभी प्राइमरी एल्केल हैलाइड में शो किया था वो ऑप्टिकल इन्वर्जन नहीं है, क्योंकि ऑप्टिकल इन्वर्जन होने के लिए डेक्स्ट्रो का लीवो या लीवो का डेक्स्ट्रो में होना कन्वर्ट होना जरूरी है। और डेक्स्ट्रो लीवो शब्द टर्म तब यूज करते हैं जब हमारा सब्सट्रेट या कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तभी होगा जब उसमें कायरल कार्बन होगा। कायरल कार्बन का मतलब कार्बन की सभी वैलेंसी पे 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप का होना। मैंने जो प्राइमरी एल्केल हैलाइड लिया था ये 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो ये प्रोसेस ऑप्टिकल इन्वर्जन नहीं होगा। अगर हम एक और एल्केल ग्रुप लगा दिए, ये भी प्राइमरी एल्केल हैलाइड है, इसका भी वॉल्डेन इन्वर्जन ऑप्टिकल इन्वर्जन नहीं होगा। लेकिन अगर हम एक सेकेंडरी एल्केल हैलाइड ले लें, जैसे ये हमारा सेकेंडरी एल्केल हैलाइड है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कार्बन है, यह कार्बन हमारा कायरल सेंटर है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर ये सेकेंडरी एल्केल हैलाइड का हम SN2 मैकेनिज्म करते हैं तो जो अल्कोहल बनेगा वो वॉल्डेन इन्वर्जन से OH लेफ्ट साइड में तो जाएगा ही, डेक्स्ट्रो का लीवो में भी कन्वर्जन होगा। इससे जो अल्कोहल बनेगा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ये C2H5, ये CH3 और ये H, यही है ना। तो ये अगर ऐसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी हम इसको शो कर रहे हैं तो ये इधर की ओर ये लीवो रोटेटरी होगा। ये ऑप्टिकल इन्वर्जन है और वॉल्डेन इन्वर्जन दोनों है। तो भाई SN2 मैकेनिज्म पर जितने तरह के क्वेश्चन आते थे सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, SN2 मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन कर दिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अगली कुछ चीजें हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।